दोस्तों नमस्कार। आज की अपनी ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का दोस्तों ज्ञानोस्फीयर एडू चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों बहुत अच्छा चैनल प्रोग्रेस कर रहा है, बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं, इसे वैसा आप बनाए रखिए। और अपना जो सीनियर सेकेंडरी लेवल है दोस्तों, उसमें 12वीं क्लास का जो पोर्शन है उसमें अपनी न्यूक्लियर फिजिक्स एंड रेडियो एक्टिविटी वाला चैप्टर चल रहा है। और उसमें मैंने आपको न्यूक्लियस की साइज़ के बारे में, न्यूक्लियस बाइंडिंग एनर्जी के बारे में, मास डिफेक्ट के बारे में, एएमयू जो एटॉमिक मास यूनिट है उसके बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया था। न्यूक्लियर फोर्सेस एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में डिस्कशन कर लिया था। आज अपन दोस्तों बात करते हैं बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन। नेक्स्ट अपना हेडिंग है बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन। ये जो हेडिंग है वो दोस्तों अपना यूजी में भी है और 12वीं क्लास में भी है, सेम टू सेम। आप यूजी के न्यूक्लियर फिजिक्स के सिलेबस में देखोगे तो भी ये लिखा हुआ है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और 12वीं क्लास में भी अपना है, तो यहाँ ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। और दोस्तों बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन किसको शो करती है? स्थायित्व को शो करती है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि ये किसी नाभिक के स्थायित्व के बारे में बताती है। किसके बारे में बताती है? स्थायित्व को प्रदर्शित करती है। स्थायित्व को प्रदर्शित करती है। किसको प्रदर्शित करती है? स्थायित्व को प्रदर्शित करती है। और डेल्टा ई बी बार या बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बीई बार लिखते हैं। और ये क्या होती है? बाइंडिंग एनर्जी प्रति न्यूक्लियन। यदि बाइंडिंग बंधन ऊर्जा में अर्थात नाभिकीय बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन बराबर होगा दोस्तों बंधन ऊर्जा बटे द्रव्यमान संख्या, उस नाभिक की द्रव्यमान संख्या। बंधन ऊर्जा बटे द्रव्यमान संख्या। जिस नाभिक के लिए बाइंडिंग ऊर्जा का मान, नाभिक जिसके लिए B/A का मान अधिक होगा वो स्थायी ज्यादा होगा, या उसका स्थायित्व बहुत ज्यादा होगा। उसका स्थायित्व क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। इसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बीई बार डेल्टा EB/A, यानी बंधन ऊर्जा में अपन किसका भाग दे देंगे? पर न्यूक्लियन की संख्या का भाग दे देंगे, तो क्या आ जाएगी दोस्तों? अपने पास में नाभिकीय बंधन ऊर्जा ज्यादा आ जाएगी। अपन क्या कह सकते हैं? मोर B/A बाइंडिंग एनर्जी, मोर इज द स्टेबिलिटी, मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस। कि बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन का मान ज्यादा होगा, इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो मोर B/A की वैल्यू ज्यादा होगी, मोर B/A, इसका मतलब स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, कैसे? अपन एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अपने पास में दो नाभिक है, एक X ठीक है और एक Y। ध्यान देना बात को, ठीक है। एक ही में न्यूक्लियन की संख्या क्या है? 8 है, और इसमें क्या है? 4 है। एक की जो संख्या है न्यूक्लियन, यानी न्यूक्लियन का मतलब है न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या, इसकी जो बंधन ऊर्जा है वो 40 है। इसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी है भाई? 40 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसकी बंधन ऊर्जा, ये ए नाभिक है जिसका द्रव्यमान संख्या कितनी है दोस्तों? 4 है। ठीक है, या अपन ये ऐसा कर देते हैं कि ये ए है, इसकी 8 है और इसकी 4 है। ये बंधन ऊर्जा इसकी 40 है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसकी अपन कितनी कर दें? 28। तो बाइंडिंग एनर्जी पर क्या आएगी? यानी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन यहाँ क्या आई भाई? 40/8 बराबर कितनी? 5। यहाँ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो सकती है, ये भी MeV हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पर अपन देखें तो ये कितना आया? 28/4। तो ध्यान से इसको देखा जाए कि यहाँ नाभिक बंधन ऊर्जा क्या है? 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। बंधन ऊर्जा क्या है दोस्तों? 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यहाँ द्रव्यमान संख्या कितनी है? 4 है, यानी बंधन ऊर्जा भी कम है, न्यूक्लियन की संख्या भी कम है। यहाँ बंधन ऊर्जा भी ज्यादा है, न्यूक्लियन की संख्या भी ज्यादा है। 40/8 बराबर 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ 28/4 बराबर क्या हो गया? 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अपन इससे देखें, अर्थात दैट इज बाइंडिंग एनर्जी किसके लिए? अपन देखें कि ये नाभिक है, दिस इज न्यूक्लियस, और ये भी क्या है दोस्तों? न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस X है, ये न्यूक्लियस Y है। तो जिसके अपन ने क्या कहा? मोर B/A
मोर इज द स्टेबिलिटी, कि जिस नाभिक के लिए नाभिकीय बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन का मान ज्यादा होगा वो ज्यादा स्थायी होगा। अभी अपन पढ़ेंगे कि Fe56 के लिए नाभिकीय बंधन ऊर्जा का मान कितना होता है दोस्तों, 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना होता है, सबसे ज्यादा स्थायी, प्रकृति का सबसे ज्यादा स्थायी नाभिक है Fe56, जिसकी नाभिकीय बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन कितनी होती है, 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। इसको अपन को याद रखना है। तो यहां से अपन देखें कि वाई न्यूक्लियस के लिए B/A की वैल्यू कितनी है भाई, 7 मेगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अपन ये कह सकते हैं कि Y इक्वल्स टू B बार बराबर 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट is more stable in comparison to X, और उसके लिए बंधन ऊर्जा कितनी है, नाभिकीय प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा 5 MeV। यानी कौन ज्यादा स्थायी है, X, Y ज्यादा स्थायी है और X कम स्थायी है। ये बात अपन को करनी है। अब दोस्तों अपन पढ़ेंगे बाइंडिंग एनर्जी कर्व, बाइंडिंग एनर्जी कर्व, या इसको अपन क्या बोलेंगे, कर्व बिटवीन बाइंडिंग एनर्जी एंड ए, कि नाभिकीय बंधन ऊर्जा और द्रव्यमान संख्या के मध्य ग्राफ। वेरी इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट है नाभिकीय बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन, नाभिकीय बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन। ये कर्व किसके मध्य है, नाभिकीय बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन, नाभिकीय बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन तथा द्रव्यमान संख्या के मध्य खींचा गया ग्राफ क्या कहलाता है, नाभिकीय बंधन ऊर्जा कर्व कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, नाभिकीय बंधन ऊर्जा ग्राफ कहलाता है। और इस ग्राफ को अपन को बहुत अच्छे से समझना है। यहां से क्वेश्चन चाहे यूजी हो चाहे 12वीं क्लास हो, यहां से क्वेश्चन आने की अपने पास में ज्यादा संभावनाएं हैं। बहुत अच्छे से अपन ग्राफ के बारे में स्टडी करेंगे दोस्तों। देखो ग्राफ के बारे में अपन स्टडी कर रहे हैं, ये एक्सिस लिए दैट इज वाई एक्सिस, और ये क्या है दोस्तों, एक्स एक्सिस। ठीक है, ये मूल बिंदु वो है, ये इधर जो है ये द्रव्यमान संख्या है। क्या है, द्रव्यमान संख्या, और द्रव्यमान संख्या को किससे डिनोट करते हैं, ए से। इसे द्रव्यमान संख्या भी बोल सकते हो आप और न्यूक्लियन की संख्या भी बोल सकते हो। और इधर जो है दैट इज वाई एक्सिस, इसे अपन बोलेंगे बी बाइंडिंग एनर्जी अपॉन ए, या इसको अपन क्या बोल सकते हैं, बी बार या डेल्टा ई बी बार। और ये है, और इसकी ये किस में है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इसकी जो इधर अपन यूनिट ले रहे हैं वो है MeV, नाभिकीय बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन अपन इसको ले रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यहां से थोड़ा सा इसको मैं डिवाइड कर देता हूं यहां से इसको थोड़ा सा अपन ने डिवाइड कर दिया। ठीक है, और इस ग्राफ में बहुत अच्छे से आपको बनाना है। इसमें फ्लक्चुएशन आएंगे, कैसे कैसे आएंगे फ्लक्चुएशन, कि जैसे ये 2, फिर ये 4, 2 आ गया, 4 आ गया, फिर ये 6 के बाद में ये क्या आ गया, 8। ठीक है, और 8 के बाद में ये क्या आ गया, 10, 2 का गैप हो गया। ये क्या हो गया, 50 के बाद में 100। ठीक है, 100 के बाद में ये कितना हो गया भाई, 150 के बाद में 200, और 200 के बाद में 250। ठीक है, ये कुछ लाइनें मैं प्लॉट कर देता हूं। ठीक है, और इसमें मेन जो ग्राफ है वो 50 तक है। देखो कैसे है कि इसमें ये पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं नाभिकों को इस हिसाब से कर दे रहा हूं कि यहां तक ये इसमें जो नाभिक है वो 2H ड्यूटेरियम, फिर 2 और 3 के बीच में ये क्या है, 4H हीलियम है, ट्रिटियम 3H जिसकी नाभिकीय बंधन ऊर्जा क्या है, इतनी है। इसकी कितनी, इतनी है। तो ये जो डॉटेड अपन कर रहे हैं ये क्या है दोस्तों, नाभिक। ठीक है, उसके बाद में अपन कर रहे हैं ये 4He, ये किसके लिए है भाई, 4He, और फिर इसके नीचे क्या आ गया, हीलियम थोड़ा सा 6 से नीचे आ गया, ये है 4He, और ये क्या है, लिथियम।
6 लिथियम। फिर यहां से ये वापस ऊपर चढ़ा, वापस ऊपर चढ़ के कितना आया भाई, कार्बन 12। ये लो, ये यहां तक आया। यहां आने के बाद में वापस नीचे गिरा नाइट्रोजन के लिए। ये है कार्बन 12 यानी C12। यह है नाइट्रोजन यानी नाइट्रोजन 14, ठीक है। फिर ये ऊपर चढ़ा थोड़ा सा ऑक्सीजन, ये लो ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन 16, ठीक है। ऑक्सीजन 16 के बाद में थोड़ा सा नीचे आया वापस, ये किसका हुआ, ऑक्सीजन 18, ठीक है। और उसके बाद में थोड़ा सा ऐसे होता हुआ S आ गया, S के बाद में Fe56 आ गया, ठीक है। Fe56, ये S आ गया 56 का मतलब ये Fe56, और Fe56 के बाद में ग्राफ दोस्तों कैसे आ गया, लगभग इस हिसाब से आ गया। ये जो अपने पास में है ये S32, ये क्या है 32S, और ये क्या है Fe56। ये जो एनर्जी है दोस्तों, ये अपन करके मानेंगे कि Fe56 के लिए क्या है 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और यहाँ 250 के नज़दीक यहाँ यूरेनियम 238, और इसके लिए जो एनर्जी है वो 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप इसको मान सकते हो। यहाँ 200 के पास में यहाँ पर जो एनर्जी है वो किसकी है, W है, ये AU है, ठीक है। और उसके बाद में ये मोलिब्डेनम है, इस हिसाब से एनर्जी ग्राफ, ठीक है। इसमें जो खड़ी लाइनें हैं वो केवल इस एक्सिस को सहारा दे रही हैं दोस्तों। इसमें मैं कुछ संख्याएं लिख रहा हूं, 2, 8, 20, 28, 50, 82 और 126 बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि किसी नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या इनमें से कोई एक हो, तो ये तो प्रोटॉन की संख्या तो दोस्तों क्या है इतनी, और न्यूट्रॉन की संख्या 126 नहीं हो सकती। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो सकती है, 2, 8, 20, 28, 50, 82 और 126। न्यूट्रॉन की संख्या 126 हो सकती है। यदि किसी नाभिक में इस संख्या में या तो न्यूट्रॉन हो या प्रोटॉन हो, तो इन संख्याओं को दोस्तों अपन क्या कहते हैं, मैजिक नंबर। इसको मैजिक नंबर इसलिए कहते हैं क्योंकि इन नाभिकों के लिए नाभिकीय बंधन ऊर्जा, ये नाभिक जिनमें प्रोटॉन की संख्या या तो ये हो या न्यूट्रॉन की संख्या इन दोनों में से ये हो, या दोनों में भी हो सकता है। दोनों का मतलब है किसी एक नाभिक के लिए प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या इनमें से कोई संख्या हो सकती है, उसको अपन क्या कहेंगे, डबली मैजिक। क्या कहेंगे, डबल मैजिक नंबर हो जाएंगी उसके पास में। तो चाहे प्रोटॉन की संख्या ये हो, चाहे न्यूट्रॉन की संख्या ये हो, इस ऐसे नाभिक जिनमें प्रोटॉन की संख्या या न्यूट्रॉन की संख्या इनमें से कोई संख्या हो, तो वो सबसे ज्यादा स्थायी होता है। और इन संख्याओं को अपन क्या कहते हैं, मैजिक नंबर। क्या कहते हैं दोस्तों, मैजिक नंबर। जैसे अपन बात करें एट ऑक्सीजन 16, तो इसमें प्रोटॉन की संख्या क्या है 8, न्यूट्रॉन की संख्या भी क्या है 8 है, दोनों इस संख्या में है। तो इसका मतलब ये जो नाभिक है वो अपने पड़ोसी नाभिकों से ज्यादा स्थायी होगा। यहां देखो ऑक्सीजन 16 है, उसकी नाभिकीय बंधन ऊर्जा ज्यादा है, और ऑक्सीजन 18 की नाभिकीय बंधन ऊर्जा कम है। यहां फ्लक्चुएशन देखो ध्यान से, जैसे 2H है, 3H के बाद में हीलियम 2He4। हीलियम को ध्यान से देखो आप, क्या है 2He4 की नाभिकीय बंधन ऊर्जा लिथियम से ज्यादा है, क्योंकि लिथियम क्या है 3 लिथियम 6, ठीक है। तो यहां प्रोटॉन की संख्या कितनी है 3, यहां न्यूट्रॉन की संख्या भी कितनी है 3, यहां प्रोटॉन की संख्या कितनी है 2, न्यूट्रॉन की संख्या भी कितनी है 2। तो या तो वे नाभिक जिनमें प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या 4 के गुणज में हो, किसमें हो भाई 4 के गुणज में हो, किसमें हो 4 के गुणज में हो, वो अपने पड़ोसी नाभिकों से ज्यादा क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरा, ऐसे फ्लक्चुएशन होते हुए Fe56 पे सबसे ज्यादा नाभिकीय बंधन ऊर्जा है। इसका मतलब यह है कि प्रकृति का सबसे स्थायी एलिमेंट, इसकी नाभिकीय बंधन ऊर्जा 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। दूसरी, ये जो है यहां से देखिए Fe56 के बाद में ये जो लाइन है ये अप्रोक्सीमेट क्या है, सैचुरेट। अप्रोक्सीमेट कितनी है, सैचुरेट है। अप्रोक्सीमेट सैचुरेट है तो अपन मानते हैं कि मोस्ट ऑफ द जो नाभिक हैं उनकी नाभिकीय बंधन ऊर्जा क्या है दोस्तों, 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यानी प्रकृति में जितने भी नाभिक हैं उनकी जो नाभिकीय बंधन ऊर्जा है वो कितनी है, 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है।
ठीक है। और यूरेनियम 238 पर आके नाभिक की बंधन ऊर्जा क्या हो जाती है दोस्तों 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाती है। तो यहां से देखिए ध्यान से कि ये मतलब जो भी है 56 से लेके 200 तक नाभिक की बंधन ऊर्जा लगभग सैचुरेट है। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट चीज निकल के आएगी, क्या निकल के आएगी समझ में बात आने वाली है कि भाई ये तो है लाइट नाभिक और ये है भारी नाभिक। तो यहां से यदि कोई नाभिक टूटता है जिनकी द्रव्यमान संख्या, ध्यान से बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जिन नाभिकों की द्रव्यमान संख्या 200 से ज्यादा है, किससे है 200 से ज्यादा है, वो यदि टूटते हैं यानी डिसइंटीग्रेट होते हैं तो वो कहां आने की कोशिश करेंगे। यदि यहां से कोई नाभिक टूटता है जिसकी बंधन ऊर्जा कितनी है लगभग 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बंधन ऊर्जा है, वो टूटकर कहां आने की कोशिश करेगा, स्थायी होने की कोशिश करेगा। क्या होने की कोशिश करेगा, स्थायी होने की कोशिश करेगा। तो वो यहां यदि टूटता है तो वो कहां आना चाहिएगा, यहां आना चाहिएगा इस गैप में। यानी 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कोई एलिमेंट टूटता है या नाभिक टूटता है तो वो कहां आने की कोशिश करेगा, नाभिक के बंधन ऊर्जा बढ़ाने की कोशिश करेगा, 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के क्षेत्र में आने की कोशिश करेगा। यानी वो कहां आना चाहेगा भाई, इस यहां बीच में आना चाहेगा 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं दोस्तों, नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन यानी इस ग्राफ से अपन किसको समझा सकते हैं, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय जो क्रिया है उसको अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी क्या है कि ये हल्के जो नाभिक हैं जिनकी नाभिक की बंधन ऊर्जा क्या है 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, यानी वे नाभिक जिनकी नाभिक की बंधन ऊर्जा क्या है, द्रव्यमान संख्या क्या है 50 से कम है, वो क्या है हल्के नाभिक। क्या कहते हैं भाई, हल्के नाभिक है। तो हल्के नाभिक क्या जुड़ करके कहां आने की कोशिश करेंगे, यहीं जाने की कोशिश करेंगे। यानी दो हल्के नाभिक जुड़ करके बीच में आने की कोशिश करेंगे। तो हल्के नाभिक जब जुड़ के हैं, हल्के नाभिक अपने स्थायित्व को बढ़ाने के लिए, हल्के नाभिक स्थायित्व को क्या करने के लिए, अपने स्थायित्व को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे भाई, जुड़ेंगे। क्या करेंगे, जुड़ेंगे। और जुड़ेंगे तो नाभिकीय फिजिक्स में जुड़ना क्या कहलाता है, नाभिकीय संलयन। क्या कहलाता है, नाभिकीय संलयन। यानी यहां हल्के नाभिक जुड़कर कहां जाने की कोशिश करेंगे, जहां पर नाभिकीय बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन ज्यादा है वहां जाने की कोशिश करेंगे। तो ये वाले टूटकर यहां स्थायी होंगे और ये वाले जुड़कर यहां स्थायी होंगे। तो ये नाभिकीय बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन का जो ग्राफ है दोस्तों, वो नाभिक की जो महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, महत्वपूर्ण एनर्जी है, नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन को भी समझाने में क्या रहा, सफल रहा। ठीक है। इसमें अपन देखें कि फ्लक्चुएशन का मतलब है कि जिन नाभिकों की में प्रोटॉन की संख्या या तो क्या होनी चाहिए, सम या 4 की गुणज, वो अपने पड़ोसी नाभिकों से ज्यादा स्थायी है। यानी उनकी बंधन ऊर्जा अपने पड़ोसी नाभिकों की बंधन ऊर्जा से ज्यादा है, क्योंकि वो क्या बना लेते हैं, युग्म बना लेते हैं, पेयरिंग कर लेते हैं। ठीक है। और Fe56 पे नाभिक की बंधन ऊर्जा कितनी है, 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Fe56 से धीरे धीरे यहां तक क्या रहती है, सैचुरेट रहती है, लगभग कितनी, 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यूरेनियम 238 पे आके कितनी हो जाती है, 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तभी तो अपन कहते हैं कि जिन नाभिकों की द्रव्यमान संख्या 200 से ज्यादा है वो टूटकर कहां आने की कोशिश करेंगे, यहां बीच में आने की कोशिश करेंगे। और जिन नाभिकों की द्रव्यमान संख्या कितनी है, 50 से कम है, वो हल्के नाभिक है, वो जुड़ करके यहां बीच में आने की कोशिश करेंगे। बोला बीच में क्यों आने की कोशिश करेंगे भाई, बीच में क्या है, ज्यादा स्थायी है, ज्यादा स्थायित्व है, नाभिक के बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन का मान ज्यादा है। तो आदमी कहां जाने की कोशिश करेगा, जहां वो क्या है, स्थायी है, स्टेबल है। जैसे अपन लोग गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि स्थायी है। समझ गए। तो हर, चाहे अपनी देख लो चाहे नाभिकों के एलिमेंट की देख लो, हर चीज अपना क्या प्राप्त करना चाहती है, स्थायित्व प्राप्त करना चाहती है। तो ये इस कर्व की खास बात है। कई बार दोस्तों क्वेश्चन ये भी आता है कि इनमें से कौन सी संख्या मैजिक नंबर नहीं है। अपन को 4 संख्या दे देते हैं, जैसे निम्न में से कौन सी, ए में दे दिया 20, बी में दे दिया 28, सी में दे दिया 26 और डी में क्या दे दिया दोस्तों 50। तो इसमें से कौन सी मैजिक नंबर नहीं है, 26 नहीं है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है। और बोले सर 2, 8, 20, 28, 50, 82 ये तो प्रोटॉन है,
न्यूट्रॉन क्या है 2, 8, 20, 28, 50, 82 और 126। तो 126 प्रोटॉन की संख्या क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि 126 यदि प्रोटॉन होंगे तो उस नाभिक में प्रोटॉन बहुत ज्यादा हो जाएंगे, प्रोटॉन प्रोटॉन के मध्य प्रतिकर्षण लग जाएगा, प्रतिकर्षण के कारण हो सकता है कि अपना नाभिक क्या हो जाए, डिसइंटीग्रेट हो सकता है। इसलिए प्रोटॉन की संख्या, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि निम्न में से प्रोटॉन की कौन सी मैजिक नंबर संभव नहीं है? ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 82, ऑप्शन सी 126 और ऑप्शन डी 8 है। तो दोस्तों प्रोटॉन की संख्या 126 है, वो संभव नहीं है। न्यूट्रॉन की संख्या 126 हो सकती है और 126 क्या है? मैजिक नंबर है। देखो जब मैजिक नंबर आता है तो 126 मैजिक नंबर है, लेकिन प्रोटॉन की संख्या 126 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि प्रोटॉन के मध्य प्रतिकर्षण लगता है, तो लोगों को, वैज्ञानिकों को ये डर है कि भाई प्रोटॉन के मध्य प्रतिकर्षण लगने से प्रोटॉन क्या हो सकता है, नाभिक ब्लास्ट हो सकता है। इसलिए प्रोटॉन की संख्या वो 126 नहीं हो सकती। और ये संख्या जो होती है इसे अपन दोस्तों क्या कहते हैं? मैजिक नंबर। मैजिक नंबर का मतलब है कि वे नाभिक जिनमें प्रोटॉन की संख्या या न्यूट्रॉन की संख्या या दोनों, इनमें से कोई भी एक संख्या हो, वो अपने आसपास के नाभिकों से या अपने पड़ोसी नाभिकों से क्या होते हैं? ज्यादा स्टेबल होते हैं। अर्थात उनकी नाभिकीय बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन का मान ज्यादा होता है। क्या होता है? उनके लिए नाभिकीय बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन का मान क्या होता है दोस्तों? ज्यादा होता है। अब अपन इस ग्राफ के बारे में एक एक बात करेंगे डिटेल से, पॉइंट टू पॉइंट। समझ में आ गई होंगी बातें। सबसे पहली बात अपन दोस्तों क्या करें कि बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन का मान पहला पॉइंट इस ग्राफ के बारे में क्या है कि नाभिकीय बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन का मान, नाभिकीय बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन का मान ही नाभिक के स्थायित्व को व्यक्त करता है, स्थायित्व को बताता है, नाभिक के स्थायित्व को व्यक्त करता है। इसे बंधन ऊर्जा में, इसे कैसे प्राप्त करते हैं? इसे बंधन ऊर्जा बटे ए से प्राप्त करते हैं। किसको? नाभिकीय बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन को। ये पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। विभिन्न परमाणु की दंश क्या है भाई? दूसरा पॉइंट क्या है कि ये ग्राफ किसको शो कर रहा है? नाभिकीय बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन तथा द्रव्यमान, विभिन्न परमाणु की द्रव्यमान संख्या के बीच में खींचा जाता है, ठीक है। नाभिक की बंधन ऊर्जा, हाँ यहां से नाभिक की, या अपन ये कह सकते हैं बी बार या बीई बार का मान जिस नाभिक के लिए ज्यादा होगा वह नाभिक ज्यादा स्थायी होगा, यानी नाभिक के बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन का मान जिस नाभिक के लिए ज्यादा होगा वह नाभिक क्या होगा? ज्यादा स्थायी होगा, ठीक है। सर्वाधिक स्थायी नाभिक क्या है? वही Fe56 आयरन बोलते हैं इसको। और इसके लिए नाभिक के बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन का मान कितना है दोस्तों? याद रखेंगे Fe56 है। इसके लिए नाभिक के यानी B/A का मान कितना है दोस्तों? 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद रखोगे 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति न्यूक्लियन है। यूनिट 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति न्यूक्लियन, यूनिट, कभी यूनिट में मत खा जाना। 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति न्यूक्लियन। दोस्तों ये केवल मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये बंधन ऊर्जा की इकाई है। और नाभिक की बंधन ऊर्जा की इकाई क्या है? प्रति न्यूक्लियन या न्यूक्लियन। क्या है? न्यूक्लियन। समझ में आ गई बात? अतः इसका मान ही क्या होता है? ये सर्वाधिक स्थायी नाभिक Fe56 है। क्यों सर्वाधिक स्थायी है? क्योंकि नाभिक के ग्राफ से ये पता चल रहा है कि Fe56 की नाभिक के बंधन ऊर्जा है वो कितनी है? 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
ठीक है। और फॉर ए बराबर 238, ए का या ए बराबर 238 या यूरेनियम 238 के लिए क्या है, दी बी अपॉन ए इज कितना है भाई, 7.6 या 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यानी यूरेनियम की नाभिकीय बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन का मान कितना है, 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति न्यूक्लियन है। तथा भाई स्थायी होने के लिए तो क्या है, इतना है, तो ये क्या है, अस्थायी है। क्या है ये, अस्थायी है। क्या है दोस्तों, ये अस्थायी है। ध्यान से अपन देखें इस ग्राफ से, ये ऊपर वाला पॉइंट मैं मिटा दूं, ग्राफ को पढ़ा रहने दो। ध्यान से अपन देखें तो ये जो मध्यवर्ती जो नाभिक है, यहां से देखो, यहां से लेके यहां तक, ये क्या है, लगभग सैचुरेट है। और इनकी नाभिकीय बंधन ऊर्जा, इतने इतने नाभिकों की नाभिकीय बंधन ऊर्जा इनसे भी ज्यादा है और इनसे भी ज्यादा है। तो अपन ये कह सकते हैं कि बहुत हल्के तथा बहुत भारी नाभिकों से मध्यवर्ती नाभिक है वो ज्यादा स्थायी है। भाई बीच वाले नाभिक क्या है दोस्तों, ज्यादा स्थायी है। तो अपन ये कह सकते हैं, ये पॉइंट इसी ग्राफ के बारे में पॉइंट पर डिस्कशन हो रहा है दोस्तों, कि क्या है, मध्यवर्ती आकार, आकार का मतलब द्रव्यमान संख्या से मध्यवर्ती आकार, ये आकार आप डिसाइड कर सकते हो कहां से, जिनकी द्रव्यमान संख्या 50 से तो ज्यादा हो और कितने से कम हो, 200 से कम हो। ये लो, मध्यवर्ती आकार के सभी नाभिकों का स्थायित्व है, के सभी नाभिकों का स्थायित्व है, के सभी नाभिकों का स्थायित्व है हल्के, हल्के व भारी, हल्के व भारी नाभिकों से ज्यादा होता है, ज्यादा होता है या है। क्यों है, क्योंकि यहां नाभिकीय बंधन ऊर्जा का मान एवरेज वैल्यू कितनी है, 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अपन ये कहेंगे बहुत हल्के नाभिकों की जब अपन बात कर रहे हैं दोस्तों, बहुत हल्के नाभिकों के लिए अपन बात कर रहे हैं, तो देखो यहां से अपन ये कह सकते हैं, फॉर लाइट न्यूक्लियाई, फॉर लाइट न्यूक्लियाई जो हल्के नाभिक है, कौन कौन से, अप टू 20, अप टू जिनकी द्रव्यमान संख्या क्या है दोस्तों, 20 तक है। दी बाइंडिंग एनर्जी कर्व शोज सर्टेन पिक्स, किसको शो कर रहा है, सर्टेन पिक्स, फ्लक्चुएशन, सर्टेन पिक्स विच रिप्रेजेंट comparatively which represent comparatively more B upon A, which represent comparatively more B upon A with respect to neighboring, with respect to neighboring nuclei। क्या कर रहा है भाई, कि जिन नाभिकों की द्रव्यमान संख्या अप्रोक्सीमेट 20 तक है वो रिप्रेजेंट फ्लक्चुएशन, देखो बाइंडिंग एनर्जी कर्व शोज सर्टेन पिक्स, सर्टेन पिक्स का मतलब है ये रही पिक्स, फ्लक्चुएशन ये पिक्स, सर्टेन पिक्स जो क्या रिप्रेजेंट, विच रिप्रेजेंट कंपैरेटिवली मोर बाइंडिंग एनर्जी कर्व, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विद रिस्पेक्ट टू नेबरिंग, अपने पड़ोसी नाभिकों से क्या होते हैं, वो ज्यादा स्थायी होते हैं। दिस फीचर ऑब्जर्व फॉर मास नंबर A बराबर 4n, अभी मैंने बताया था कि किसका हो, 4n, दैट इज A इक्वल्स टू 4, 8, 12, 16 एंड सो ऑन। किसके लिए, कि जिन नाभिकों की द्रव्यमान संख्या में क्या हो, 4 का गुणज हो, n की वैल्यू क्या है 1 2 3 4, 4 का गुणक हो, दिस में बी 20, किसके कारण है, दिस में बी
दिस मे बी ड्यू टू पेयरिंग ऑफ टू प्रोटॉन एंड टू न्यूट्रॉन की युग्मन कर लेते हैं, यानी 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन टू फॉर्म द स्टेबल स्टेट, स्टेबल स्टेट का मतलब जैसे 2He4 जैसे हीलियम है, या अल्फा पार्टिकल अपन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं अपन? अल्फा पार्टिकल स्टेट। अल्फा पार्टिकल स्टेट का मतलब है 2He4। तो इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 2। न्यूट्रॉन की संख्या भी कितनी है? 2। जो इसमें पेयर कर रहा है 4 हो गए प्रोटॉन की संख्या। तो इसमें क्या कर लेते हैं? पेयरिंग ऑफ कर लेते हैं। अब जैसे अपन देखें इसकी 1s3 की, तो इसमें क्या है? पेयरिंग नहीं है, इसका मतलब इसकी नाभिकीय बंधन ऊर्जा इतनी रहेगी, और He4 की कितनी होगी? एकदम फ्लक्चुएट हो गया देखो यहाँ तक, जबकि अंतर क्या है? एक का ही तो अंतर है। तो उसके लिए कौन सा रूल? ये वाला कि A बराबर अप टू कहाँ तक है? 20 तक की अपन कर रहे हैं इसको बात। तो ये किसके? 4 के गुणज के रूप में ऐसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात क्या है? फॉर A इज ग्रेटर देन 20, फॉर A इज ग्रेटर देन 20 एंड अप टू A बराबर 120, 20 से तो ज्यादा और 120 तक, अर्थात A की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू B और 120 से कम। क्या हो जाएगा? दी B अपॉन A इज रफली कांस्टेंट, और रफली कांस्टेंट का मतलब मॉडरेट। क्या भाई? मॉडरेट न्यूक्लियाई। क्या है? मॉडरेट न्यूक्लियाई। और इनकी न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी प्रति न्यूक्लियन है क्या? कितनी है? भाई अपन मानते हैं कि इनकी बाइंडिंग एनर्जी क्या है? लगभग कितनी है? 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। नेक्स्ट पॉइंट और अपन ये कह सकते हैं, फॉर मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियाई, सबसे ज्यादा न्यूक्लियस कहाँ है? इसके और इसके बीच में ही है, 50 से 200 तक। तो अपन क्या कह सकते हैं? और इनकी नाभिकीय बंधन ऊर्जा मैंने बताया औसत कितनी? 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अपन कह सकते हैं फॉर मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियाई B अपॉन A इज बाइंडिंग एनर्जी प्रति न्यूक्लियन कितनी है? इज अप्रोक्सीमेट या नियरली कितनी है? 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान देना बात को कि सबसे ज्यादा स्थायी Fe56 सबसे ज्यादा, क्योंकि नाभिकीय बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन ज्यादा होती है। बहुत भारी नाभिक है जिनकी नाभिकीय बंधन ऊर्जा बहुत कम है प्रति न्यूक्लियन, वो टूट करके कहाँ बीच में आने की कोशिश करेंगे अपने स्थायित्व को बढ़ाने के लिए, क्योंकि बीच में आने की कोशिश करेंगे तो नाभिकीय बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन बढ़ जाएगा तो स्थायी हो जाएगा। और हल्के नाभिक हैं वो जुड़ करके कहाँ आने की कोशिश करेंगे? बीच में आने की कोशिश करेंगे कि जुड़ करके वो क्या बनाएंगे? ऐसा नाभिक बनाएंगे जिसकी बंधन ऊर्जा छोटे वाले नाभिकों की बंधन ऊर्जा से ज्यादा हो। तो ये विखंडन को भी समझाता है और संलयन को भी समझाता है। फिर मध्यवर्ती आकार के सभी नाभिकों का स्थायित्व हल्के व भारी नाभिकों से ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ भी बंधन ऊर्जा कम है, यहाँ भी कम है, जबकि बीच में ठीक है, तो ये ज्यादा स्थायी होते हैं। लाइट न्यूक्लियाई A बराबर 20, द बाइंडिंग एनर्जी कर्व शोज फ्लक्चुएशन। क्यों? क्योंकि इसके कारण है कि जिन नाभिकों की में प्रोटॉन की संख्या या न्यूट्रॉन की संख्या ये हो जाती है, तो ये क्या कर लेते हैं? पेयरिंग कर लेते हैं। पेयरिंग के कारण ये ज्यादा स्थायी हो जाते हैं। जैसे 2He4 की वैल्यू है वो इस 1s3, क्योंकि ये ट्राइटियम है या ट्रीटियम बोलते हैं, हाइड्रोजन का थर्ड समस्थानिक है 1s3, जो अस्थायी होता है। अस्थायी इसलिए होता है क्योंकि इसकी नाभिकीय बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन कम होती है। ठीक है, और A20 एंड अप टू A बराबर 120, द B अपॉन इज रफली क्या है? कांस्टेंट है, और लगभग कितनी मान रहे हैं अपन? 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपन इसकी मान के चल रहे हैं। ये अपन को ध्यान रखनी है। ठीक है, हाँ। और नाभिकीय बंधन ऊर्जा, हाँ, और यहां मतलब आपको यह भी पूछा जा सकता है कि जो ये लास्ट में मैंने लिखा है कि रफली फॉर मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियाई, नहीं, ये वाला रफली कांस्टेंट है, ये क्या कारण है? तो अपन क्या कहेंगे? न्यूक्लियर फोर्सेस किसको शो कराए? न्यूक्लियर फोर्सेस आर
सैचुरेटेड फोर्सेस। क्यों है ऐसा? क्यों? सबसे पहले न्यूक्लियन अपने घटक न्यूक्लियनों से क्या करेंगे? कांटेक्ट करेंगे, उसके बाद में आगे इसकी और न्यूक्लियनों से क्रिया करेंगे। तो ये रफली जो कांस्टेंट जो एनर्जी आ रही है बीच में, इसका कारण क्या है? इसका कारण है सैचुरेशन प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस। इस बात को आप ध्यान रखोगे और ये मैजिक नंबर है जो आपको रटनी है। प्रोटॉन की संख्या कितनी नहीं हो सकती? 126 नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि 126 हो जाएगी तो प्रोटॉन प्रोटॉन के मध्य प्रतिकर्षण ज्यादा हो जाएगा, प्रतिकर्षण ज्यादा हो जाएगा तो न्यूक्लियस ब्लास्ट हो सकता है। ठीक है, अब दोस्तों अपन बात करेंगे नाभिकीय विखंडन। इसको मैं मिटा रहा हूं, करो को पढ़ा रहने दो। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन के बारे में मैं लिखवा देता हूं 5-4 लाइन। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन क्या कहता है कि जब कोई भारी नाभिक, नाभिकीय विखंडन जिन किसके बन में होता है? जिनकी द्रव्यमान संख्या क्या हो? A इज ग्रेटर देन 200 से ज्यादा हो, उनमें यह संभव है। अर्थात अपन कह सकते हैं कि जब कोई भारी नाभिक या जब किसी भारी नाभिक का मतलब A इज ग्रेटर देन 200 या 2 से ज्यादा मान लो, 230 मान लो, क्योंकि यूरेनियम 238 है तो अपन क्या मान लेते हैं? 230 पर किसकी बौछार करवाएं? न्यूट्रॉन की बौछार करवाई जाती है। पर न्यूट्रॉन की बौछार करवाई जाती है या न्यूट्रॉन को इनके ऊपर इंसिडेंट करवाया जाता है तो यह हल्के नाभिकों में विभक्त हो जाता है, की जाती है। तो यह हल्के नाभिकों में विभक्त टूट जाता है, विभक्त हो जाता है। क्या हो जाता है भाई? हल्के नाभिकों में विभक्त हो जाता है। इस क्रिया में, इसमें कुछ द्रव्यमान क्षति होती है और वो द्रव्यमान क्षति ही किसके रूप में प्रकट होती है? ऊर्जा के रूप में अपन को मिलती है। द्रव्यमान क्षति होती है जो कि ऊर्जा के रूप में, जो कि ऊर्जा के रूप में प्रयुक्त या रूप में प्राप्त होती है। ठीक है, कैसे? A+N। अब आदमी को तो यह है बच्चों को कि सर ये N किधर लिखा? इधर लिख दो भाई, ये A कोई नाभिक है और इस पर N की बौछार करवा रहे हैं। N की जैसे अपन बौछार करवाएंगे तो हो सकता है कि कोई मध्यवर्ती नाभिक उत्तेजित अवस्था में आ जाए। कि मान लो ये कोई नाभिक है, N पे A क्या हो रहा है? बौछार करवा रहा है। ये टारगेट है, ये क्या है? ये पेरेंट मान सकते हैं या ये टारगेट, ये टारगेट, ए टारगेट है और ये क्या है? प्रोजेक्टाइल पार्टिकल है। न्यूट्रॉन इस पर आ रहा है और कोई मध्यवर्ती नाभिक बन गया जो अपनी एक्साइटेड स्टेट में है। ए स्टार का मतलब ये उत्तेजित अवस्था में है। अब ये टूटे तो कैसे टूट सकता है? बी और सी में टूट सकता है और अपने को क्या मिल जाए? कोई ऊर्जा भी मिल जाए। ठीक है, ठीक है। सबसे पहला जो विखंडन किया उसका नाम आपको याद रखना है वैज्ञानिकों का, हॉर्न एवं स्ट्रोन्समैन। स्ट्रोन्समैन ने और किसका? यूरेनियम 235 का क्या किया? विखंडन किया। प्रथम विखंडन है ये। क्या है दोस्तों? प्रथम नाभिकीय विखंडन या प्रथम विखंडन किसने? हॉर्न व स्ट्रोन्समैन ने प्रथम विखंडन किसका किया? यूरेनियम 235 का। किसका? यूरेनियम 235 का। अर्थात अपन कहें क्या कि यूरेनियम 235 पर, इसको मिटा दूं मैं, आएगा तो अपन देख लेते हैं, पिक्चर तो बनेगी, चित्र बना ही लिया। कि सबसे पहले स्ट्रोन्समैन और हॉर्न दो वैज्ञानिक थे और उन्होंने यूरेनियम 235 का विखंडन किया। किस पर? न्यूट्रॉन की बमबारी करवाकर। कैसे? जैसे कि 0N1 न्यूट्रॉन को ऐसे शो करते हैं अपन, और यूरेनियम 235 का विखंडन इन्होंने इंसिडेंट करवाया। तो बना क्या भाई? बेरियम प्लस क्रिप्टॉन, और कितने न्यूट्रॉन निकल गए दोस्तों? 3 न्यूट्रॉन निकल गए और कितनी ऊर्जा निर्मुक्त होगी? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, एक तो ये मोड संभव हो सकता है। और क्या हो सकता है? 0N1 प्लस
यूरेनियम 235, और क्या संभव हो सकता है भाई, जिनोन और स्ट्रोंशियम निकल गए, और यहाँ कितने न्यूट्रॉन प्राप्त हो गए, 2, यहाँ कितने मिले, 3, और ऊर्जा कितनी हुई, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और दोस्तों और भी कई मोड, जैसे P प्लस Q प्लस न्यूट्रॉन प्लस 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, और भी कई मोड पॉसिबल है। लेकिन इन मोड में खास बात क्या है कि जो एनर्जी है वो लगभग कितनी होगी, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कहने का मतलब है कि आप यूरेनियम 235 पर जब न्यूट्रॉन की बौछार करवाते हैं तो बेरियम और क्रिप्टॉन बन जाता है। रदरफोर्ड और सोडी के नियम यानी द्रव्यमान संख्या और प्रोटॉन की संख्या का क्या होना चाहिए, कंजर्वेशन लॉ लगना चाहिए। लेकिन मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यूरेनियम जब का एक परमाणु टूटता है तो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकलती है। यहाँ 3 न्यूट्रॉन निकल रहे हैं, यहाँ 2 न्यूट्रॉन निकल रहे हैं, एनर्जी 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यहाँ 1 निकल रहा है, यहाँ एनर्जी 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। फिर यहाँ मतलब इसमें और चेंज हो सकता है, 4 निकल सकते हैं, एनर्जी 200। तो आपने ये देखा कि इस रिएक्शन के मैनी मोड संभव है। कहने का मतलब मैनी मोड ऑफ रिएक्शन विल पॉसिबल। कितने, कोई पूछे तो मैं तो कहूंगा अनंत। कितने मोड संभव है, अनंत प्रकार से ये रिएक्शन हो सकती है, यानी इसके प्रोडक्ट हैं वो अनंत प्रकार से आ सकते हैं। मैनी मोड ऑफ रिएक्शन विल बी पॉसिबल बट एनर्जी रिलीज्ड अप्रोक्सीमेटली कितनी, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चाहे यहां कुछ भी हो जाए, कुछ भी प्राप्त हो, x प्लस वाई प्राप्त हो, z प्लस एक्स प्राप्त हो, लेकिन यहां जो एनर्जी मुक्त हो रही है वो यूरेनियम 235 का एक परमाणु टूटने से लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही क्या होगी। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार परीक्षा में आता है क्वेश्चन कि जब न्यूट्रॉन की यूरेनियम 235 पे बौछार करवाते हैं तो क्या हमेशा बेरियम और क्रिप्टॉन ही बनते हैं, नहीं, कुछ भी बन सकता है। केवल और केवल क्या होना चाहिए, द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम का पालन होना चाहिए, प्रोटॉन या परमाणु क्रमांक का संरक्षण होना चाहिए, बाकी एनर्जी वो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकलनी चाहिए। बाकी कितने भी मोड पॉसिबल हो सकते हैं, कुछ भी बन सकता है, इस बात को अपन को ध्यान में रखना है, ठीक है। इसको मैं और अच्छे से आपको लिखवा देता हूं, जो आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट बात है, किसमें, नाभिकीय विखंडन में, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब इसको कैसे लिखे अपन ये करवा सकते हैं स्ट्रॉन्समैन और किसकी, हॉर्न की, कि जब यूरेनियम 235 पर न्यूट्रॉन की बौछार करवाई जाती है तो कहां आके टूटेंगे, बीच में आके, नाभिकीय बंधन ऊर्जा ग्राफ है उसके बीच में आके गिरेंगे। तो यह 2 हल्के नाभिकों में, तो यह है 2 हल्के नाभिकों में, यह 2 हल्के नाभिकों में विभक्त हो जाता है। जैसे बेरियम और क्रिप्टॉन, जिनोन, स्ट्रोंशियम, P प्लस Q, X प्लस वाई, Z प्लस एक्स, 2 हल्के नाभिकों में विभक्त हो गया। कहां, हल्के कौन से, यूरेनियम 235 से हल्के हैं वो, ये नहीं कि जमा ही अठागा, यहां नहीं आएंगे। यूरेनियम 235 से टूट करके कहां जाने की कोशिश करेंगे, जहां पर नाभिकीय बंधन ऊर्जा इससे ज्यादा है। इसकी कितनी मानी अपन ने, 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो 7.7 से ज्यादा क्या, 8 या 8.1 या 8.2, ठीक है, तो वहां आने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तथा और क्या निकल रहा है भाई, या तो 3 न्यूट्रॉन निकल रहे हैं, या 2 निकल रहे हैं, या 1 निकल रहा है, या हो सकता है कि 4 निकल जाए, तथा 2 या 3 द्वितीयक क्यों बोला भाई, प्राथमिक तो ये है, और इनसे बौछार करवाई तो वो एक्स्ट्रा पैते हुए, तो इससे नेक्स्ट पीढ़ी होगी तो वो 2 या 3 द्वितीयक न्यूट्रॉनों का उत्पादन होता है, 2 या 3 न्यूट्रॉनों का उत्पादन होता है, तथा लगभग, यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल क्वेश्चनों में भी काम आएगी, लगभग 200 MeV, लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा प्रति
प्रति विखंडन का मतलब है एक यूरेनियम के नाभिक को टूटने से 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा प्रति विखंडन से उत्पन्न होती है। ऊर्जा प्रति विखंडन से उत्पन्न होती है, प्रति विखंडन से उत्पन्न होती है। ठीक है। और उत्पाद नाभिक, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट, उत्पाद नाभिक निश्चित नहीं होते, निश्चित नहीं होते हैं। उत्पाद नाभिक निश्चित नहीं होते, परंतु प्रत्येक बार ऊर्जा का उत्पादन, परंतु प्रत्येक बार ऊर्जा का उत्पादन लगभग समान होता है। ये 200 मेगा बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये है ना, ये लगभग समान होती है, जबकि ये बेरियम हो सकता है, क्रिप्टॉन हो सकता है, जीनोन, स्ट्रोंशियम, पी, क्यू, कुछ भी हो सकता है। मैनी मोड, कितने, इन्फिनिटी, अनंत मोड पॉसिबल है ऑफ दिस रिएक्शन। ठीक है। दूसरी रिएक्शन भी पॉसिबल हो सकती है, कई प्रकार की दूसरी रिएक्शन हो सकती है। इनमें ध्यान देने की लायक बात क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि नाभिकीय विखंडन में जो न्यूट्रॉन निकल रहे हैं इस मोड में, तो ये एवरेज कितने हैं, तो ये बात आपको याद रखनी है, ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, ये इंपॉर्टेंट है। प्रति विखंडन प्राप्त द्वितीयक न्यूट्रॉनों की संख्या संख्या 2.5 होती है। कितने न्यूट्रॉन? 2.5। प्रति विखंडन प्राप्त द्वितीयक न्यूट्रॉन की औसत संख्या कितनी दोस्तों? औसत संख्या। जैसे ये है, एक में 3, एक में 2, तो 3 2 5 बटे 2 बराबर कितना? 2.5। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि यूरेनियम, जब न्यूट्रॉन है यूरेनियम पे इंसिडेंट होता है तो लगभग कितने इलेक्ट्रॉन औसत निकलते हैं? तो 2.5 न्यूट्रॉन दोस्तों निकलते हैं। जबकि बच्चे ये सोच लेते हैं कि भाई ये तो 2.5 न्यूट्रॉन होता ही नहीं है। दूसरी बात कि ये जो नाभिकीय विखंडन है, इसकी न्यूक्लियर फिजिक्स किस आधार पर व्याख्या करती है? तो ये जो विखंडन का जो प्रक्रम है दोस्तों, नाभिकीय विखंडन किस पर? द्रव बूंद प्रयोग पर आधारित। अब कैसे है मैं बताता हूं अभी, कि मान लो ये एक द्रव की बूंद है, तो द्रव की बूंद क्या प्रश्नाव के कारण क्या होती है भाई? गोलाकार होती है। नाभिकीय विखंडन किस पर? द्रव बूंद मॉडल, ये मॉडल है दोस्तों, द्रव बूंद मॉडल। ठीक है। अब जैसे ही इसमें ये यूरेनियम 235 है, जैसे ही न्यूट्रॉन इस पे बौछार करेगा, ये क्या करेगा? वाइब्रेट करेगा। तो दोस्तों ये क्या होने लगेगा? अपनी जगह पर क्या होने लगेगा? ऐसे चौड़ा होने लगेगा। फिर और ज्यादा वाइब्रेशन होंगे, तो धीरे धीरे इसकी क्रिटिकल पोजीशन ऐसे आ जाएगी कि ये बीच में से ऐसे सिकुड़ने लग जाएगा ऐसे। ठीक है। बहुत ज्यादा वाइब्रेशन होंगे और धीरे धीरे होके ये क्या होंगे? 2 हल्के नाभिकों में ये टूट जाएगा। तो ये किसका प्रयोग है? आप बूंद पे भी देखो तो बूंद में भी यदि वाइब्रेशन हो रहे हैं तो पहले वो चौड़े हो जाएंगे, फिर और थोड़ी सी क्रिटिकल पोजीशन आएगी। इस हिसाब से इसकी पोजीशन द्रव बूंद होते होते ये एक जो नाभिक था वो 2 हल्के नाभिकों में क्या हो गया? विभक्त हो गया। इसे अपन क्या कहते हैं? द्रव बूंद मॉडल। तो नाभिकीय विखंडन की जो प्रोसेस है वो दोस्तों किस द्रव बूंद मॉडल के आधार पर इसको समझाया जा सकता है। ठीक है। द्रव्यमान में क्षति। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जो द्रव्यमान में क्षति होती है, तो द्रव्यमान में क्षति विखंडित होने वाले द्रव्यमान में क्षति विखंडित होने वाले नाभिक के द्रव्यमान का 0.01% होता है। कितना भाई? 0.1% होती है। अर्थात द्रव्यमान में क्षति विखंडित होने वाले नाभिक के द्रव्यमान का 0.1% क्या होती है?
0.1% होती है। कितनी होती है दोस्तों? द्रव्यमान में क्षति विखंडित होने वाले नाभिक के द्रव्यमान का 0.1% यानी 0.1% कमी होती है। और वो कमी कितनी, ये देखो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट होती है। 0.1% ही कम प्राप्त होता है, तो वो जो कहाँ प्राप्त जो कम हुई है वही तो ऊर्जा में बदलेगा, और वो बदला गया तो 0.1% कितने में कन्वर्ट हो जाएगा? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। और दोस्तों आपने नाभिक के विखंडन, हो सकता है कि ऐसा पढ़ाई नहीं हो, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों, इसके बारे में लास्ट बात क्या है कि विखंडन में उत्पन्न ऊर्जा, विखंडन में उत्पन्न ऊर्जा, विखंडन में उत्पन्न ऊर्जा का लगभग 93%, विखंडन में उत्पन्न ऊर्जा का लगभग 93% भाग उत्पादों की गतिज ऊर्जा, जो प्रोडक्ट बनेंगे उत्पादों की गतिज ऊर्जा के रूप में, उत्पादों की गतिज ऊर्जा के रूप में तथा लगभग 7% भाग गामा विकिरणों, गामा विकिरणों के रूप में उत्पन्न होता है। किसके रूप में? कि 93% भाग तो उत्पादों की गतिज ऊर्जा, जो प्रोडक्ट बने उनकी गतिज ऊर्जा में, और लगभग 7% भाग है वो गामा विकिरणों में क्या हो जाते हैं? वेस्ट के रूप में, गामा विकिरणों के रूप में उत्पन्न होता है। गामा विकिरण का मतलब एनर्जी है, गामा विकिरण का मतलब एनर्जी है। और जब गामा विकिरण किसी नाभिक के रिएक्शन से निकलता है दोस्तों, तो ना तो प्रोटॉन की संख्या में परिवर्तन होता है और ना ही द्रव्यमान संख्या में परिवर्तन होता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? अब मैं इसको मिटा रहा हूं और अब अपन बात करते हैं दोस्तों नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया। नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया कि भाई कोई रिएक्शन को अपन ने एक बार स्टार्ट कर दिया, रिएक्शन को क्या कर दिया अपन ने? एक बार इसको स्टार्ट अपन ने कर दिया। कैसे? नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया, नाभिकीय श्रृंखला, नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया, नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। इसको अपन क्या कहेंगे? न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। क्या कहेंगे इसको? न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। कैसे? जैसे अपन यूरेनियम 235 विखंडन की एक बात करते हैं। कैसे? कि यूरेनियम 0N1 प्लस यूरेनियम 235, ठीक है, 92 यूरेनियम 235 होता है, और ये टूटा तो बेरियम 56 बेरियम 144 प्लस 36 क्रिप्टॉन 36 क्रिप्टॉन 89 प्लस 3 क्या हो गया? न्यूट्रॉन, और प्लस क्या होगी? एनर्जी। देखो ध्यान से, बाणमय, ये बाणमय है और ये भी बाणमय हो गया। इसको और इसको जोड़ोगे तो बाणमय, यहाँ 0 प्लस बाणमय प्रोटॉन की संख्या तो बाणमय, यहाँ 56 प्लस 36 प्लस 0 तो ये भी कितना हो गया? बाणमय। द्रव्यमान संख्या देखो ये कितनी है? ये प्रोटॉन की संख्या है दोनों तरफ। ये ए की संख्या कितनी होगी? 235 प्लस 1 यानी 236, ठीक है। और इधर ये कितनी होगी दोस्तों? कि 144 प्लस 89 और प्लस 3, तो 4 3 7, 16 को छक्को यानी ये 236, 9 144 89 और 3, 9 3 12, 4 16 को छक्का सुलपाई 1 8 4 12 1 13 होती है 236, यानी ये रिएक्शन सही है। ठीक है दोस्तों, अब अपन ध्यान देखें कि यहाँ ये 3 न्यूट्रॉन निकले, तो अब इसको मैं ऐसे डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये यूरेनियम है और इस पे स्टार्टिंग में क्या आया? एक न्यूट्रॉन इस पे इंसिडेंट हुआ। ये यूरेनियम 235 है, इस पे एक न्यूट्रॉन इंसिडेंट हो गया। इसको अपन क्या कहेंगे? न्यूट्रॉन जिसके पास में जो एनर्जी है दैट इज
कमरे के ताप पर इसके पास में एनर्जी है, दैट न्यूट्रॉन इज नोन एज थर्मल न्यूट्रॉन, या तापीय न्यूट्रॉन अपन इसको बोल सकते हैं। कितने न्यूट्रॉन निकले? 3 न्यूट्रॉन निकले, 1 2 और ये 3। ये 3 न्यूट्रॉन किसको? 3 यूरेनियम को और तोड़ सकते हैं। ठीक है, यूरेनियम तो भरा हुआ ही है। ठीक है, ये 3 यूरेनियम तोड़ें, ये रिएक्शन हो तो ये किसको तोड़ेंगे भाई? 3 को, ये 3 को, फिर ये 3 भाई, 3 निकलेंगे, 0n1 0n1 0n1। समझ रहे हो क्या बात को? ये 3 निकल गए। फिर ये एक यूरेनियम को और तोड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं दोस्तों? ये एक यूरेनियम को तोड़ सकता है, ये भी तोड़ सकता है, ये भी तोड़ सकता है, ऐसे ये तोड़ सकता है, ये भी तोड़ सकता है, ये भी तोड़ सकता है। तो ये क्या है? 3 और निकल जाएंगे। यहाँ 3 न्यूट्रॉन, फिर यहाँ 3 और, फिर यहाँ 3 और, फिर यहाँ 3 और, फिर यहाँ 3 और, यानी ये रिएक्शन चलती ही जाएगी। और मान लो इन न्यूट्रॉन की संख्या अपन अपने कंट्रोल में रख सके। क्या? अपने कंट्रोल में रख सके, यानी ये जो रिएक्शन है ये यदि न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो, किस पोजीशन में हो? नियंत्रित में हो, नियंत्रित पोजीशन में हो, तो ये किसका काम करती है? अपने लिए बहुत उपयोगी हो जाती है और नाभिकीय भट्टी, नाभिकीय भट्टी या नाभिकीय पायल या न्यूक्लियर रिएक्टर बन जाती है ये। और यदि ये क्या हो जाता है दोस्तों? अनियंत्रित, कि अपने नियंत्रण में नहीं रहती न्यूट्रॉन की संख्या, तो ये क्या बन जाती है? परमाणु बम। क्या बन जाती है? परमाणु बम। तो ये बात अपन को ध्यान में रखनी है। इसे अपन क्या कहते हैं? नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया। ठीक है ना? तो अपन ये कह सकते हैं कि इस रिएक्शन में उत्पन्न तीनों जो न्यूट्रॉन उत्पन्न हुए हैं वो पुनः 3 यूरेनियम के नाभिकों को क्या कर सकते हैं? तोड़ सकते हैं। हो गया, 3 हुए, 1 2 3। ये यूरेनियम के नाभिकों को तोड़ा इन्होंने, तो कितने हो गए भाई? ये पहले प्राथमिक थे, फिर ये द्वितीयक बन गए। ये द्वितीयक ने 3 को तोड़ दिया तो कितने हो गए? 9 बन गए। अब 1 के 3 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आगे क्या बन जाएंगे? 27 बन जाएंगे, 27 न्यूट्रॉन बन जाएंगे। तो द्वितीयक न्यूट्रॉनों का उत्पादन होगा और ये न्यूट्रॉन पुनः अब यूरेनियम के 9 पार्टिकलों को तोड़ सकते हैं, यानी 9 को विखंडित ये कर सकते हैं। तो ये क्या होंगे? और ज्यादा हो जाएंगे। इस प्रकार यह क्रम चलता रहेगा। वह एक लगातार नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया चलती रहती है, यानी नाभिकीय न्यूक्लियर रिएक्टर में इस अभिक्रिया को एक बार अपन स्टार्ट कर देंगे, उसके बाद में अपन को कुछ करने की जरूरत नहीं है। अभिक्रिया है स्वतः ही चलती जाएगी। यदि इस अभिक्रिया पे मैंने बताया है, इस अभिक्रिया के ऊपर यदि अपना नियंत्रण है, कोई नियंत्रण न, यदि नियंत्रण है तो अपने लिए काम की है। ठीक है, और इसका नियंत्रित होते ये क्या बन जाएगी? नाभिकीय भट्टी बन जाएगी। और यदि नियंत्रण न रखा जाए और नियंत्रण यानी अनियंत्रित, कितने टाइम के लिए? 10⁻⁻6 सेकंड के लिए भी यदि ये अनियंत्रित हो गई, यानी अपन ये कहें कि यदि इस क्रिया पर कोई नियंत्रण न रखा जाए, अल्प समय 10⁻⁻6 सेकंड में क्रिया उग्र रूप धारण कर लेगी। ठीक है, वह अत्यधिक ऊर्जा मुक्त होगी, यानी ब्लास्ट हो जाएगी। और किसका करेगी? ये परमाणु बम। और इसे अपन क्या कहेंगे? अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कहेंगे। और अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर कौन वर्क करता है? परमाणु बम कार्य करता है। परमाणु बम इसी कार्य करता है। और यदि इस अभिक्रिया पर अपन क्या रख दें दोस्तों? नियंत्रण रख लें, तो उत्पन्न ऊर्जा, इससे एनर्जी प्राप्त होगी और उस प्राप्त एनर्जी को अपन किसी भी मानव या फलदायी कोई भी अपन अच्छे कार्यों में उसको लगा सकते हैं, जिसे अपन किसके रूप में लिखते हैं? नाभिकीय भट्टी के रूप में यूज करते हैं। यानी ये ऊर्जा, तो नाभिकीय भट्टी किस अभिक्रिया पे बेस्ड है भाई? नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। किस पे बेस्ड है? नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। किस पे बेस्ड है दोस्तों? नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पे बेस्ड है। ठीक है ना? और विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में काम में ये आती है। ठीक है, समझ गए बात को? हाँ, अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्राकृतिक यूरेनियम। प्राकृतिक यूरेनियम, एक तो होता है प्राकृतिक और एक होता है समृद्ध, जिसको बनाया जा सके। हाँ, प्राकृतिक यूरेनियम जैसे मिले, तो जैसे यूरेनियम 235, ये कितना परसेंट मिलता है? 0.7%।
ठीक है। और इसके साथ में यूरेनियम 238 ये कितना मिलता है भाई 93%, 99.7, 99.3%। प्राकृतिक जो यूरिया है, प्राकृतिक यूरेनियम क्या है, यूरेनियम 235 तथा यूरेनियम 238 का मिश्रण है। का क्या हो गया दोस्तों, मिश्रण होता है। यूरेनियम 235 बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वेरी इंपॉर्टेंट, यूरेनियम 235 का विखंडन, अभी अपन ने किया यूरेनियम 235 का विखंडन धीमे, ठीक है, या कमरे के तापमान पर, मैंने बताया था तापीय, और तापीय का मतलब है कमरे के ताप पर ऊर्जा। अब गोलक ऊर्जा कमरे के ताप पर ऊर्जा कैसे निकालें, के 1/2 KT, के वोल्ट जब नियतांक टी कमरे का ताप, निकालो एनर्जी। तो यूरेनियम 235 का विखंडन या तो धीमे या कमरे के ताप पर, जैसे मान लो इस कमरे में न्यूट्रॉन है और इस कमरे का जो तापमान होगा वो उस न्यूट्रॉन की उस तापमान के अकॉर्डिंग एनर्जी है, जिसको अपन क्या कहेंगे तापीय या कमरे के ताप पर ऊर्जा, ठीक है। यूरेनियम 235 का विखंडन धीमे या तापीय तथा धीमे, हाँ ये ब्रैकेट में, धीमे न्यूट्रॉनों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, धीमे न्यूट्रॉनों जिनकी एनर्जी कितनी है भाई 0.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा आसानी से हो जाता है। यहां से भी क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, क्या क्वेश्चन आया हुआ है कि यूरेनियम 235 का विखंडन क्वेश्चन है ये, विखंडन न्यूट्रॉनों से संभव है तो उस न्यूट्रॉन की ऊर्जा की कोटि होगी दोस्तों MeV, सेकंड GeV, ऑप्शन थर्ड KeV और ऑप्शन फोर्थ है दोस्तों EV। तो आप लोग इसको गलत करके आओगे क्योंकि आप लोग ये पढ़ते ही नहीं। एक बार तो ये और कई बार दोस्तों कई बुक में लिखा होता है 0.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अपन थर्ड ईयर की बुक में पढ़ेंगे तो इन न्यूट्रॉनों की कमरे का ये 30 और ये क्या 25, तो 0.25 ये क्या है तापीय न्यूट्रॉनों की, सॉरी 0.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, Me नहीं, ये देखो अभी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो तापीय जो न्यूट्रॉन है यूरेनियम 235 का विखंडन किसके द्वारा, तापीय, ठीक है, और जिनकी एनर्जी कितनी 0.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो कोटि कितनी होगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि होगी। ये इसका आंसर है, जबकि बच्चे इसको क्या करके आते हैं, ये करके आते हैं। बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोगों को दबा के याद रखना है कि यूरेनियम 235 का जो विखंडन है दोस्तों वो तापीय न्यूट्रॉनों से हो सकता है, ठीक है। तो अब सीधी सी बात यह है कि यूरेनियम 235 भाई न्यूट्रॉन की एनर्जी अपने कमरे के ताप पर तो इतनी संभव है। अब कमरे के ताप पर अपने पास में न्यूट्रॉन है तो न्यूट्रॉन की एनर्जी अपने पास में तो कोई संसाधन तो है नहीं कि उससे अपन न्यूट्रॉन की एनर्जी बढ़ा दें। तो उसके लिए अपने पास में एक क्या है कि क्या करें अपन, तो इसके लिए अपन ये करें कि भाई यूरेनियम 235 भाई कमरे न्यूट्रॉन की एनर्जी तो बढ़ा नहीं सकते, न्यूट्रॉन की एनर्जी तो अपन को जो कमरे के ताप पर जो एनर्जी है वही है। तो अब अपन क्या करें, जबकि ये क्या कहता है कि ये तो है ही नहीं, मैक्सिमम तो ये है, और यूरेनियम 238 है वो इस न्यूट्रॉन से टूट नहीं सकता। बहुत ध्यान से समझेंगे बात को कि प्रकृति में जो यूरेनियम मिल रहा है वो यूरेनियम 235, यूरेनियम 238, यूरेनियम 235 है वो 0.7% ही अवेलेबल है, यानी बहुत न के बराबर, और यूरेनियम 238 है वो कितना है दोस्तों 99.3%। तो ज्यादा कौन सा मिल रहा है, यूरेनियम 238। लेकिन यूरेनियम 238 को तोड़ने के लिए अपन को इस न्यूट्रॉनों की इस एनर्जी से तो ये टूटेगा नहीं, इस एनर्जी से तो क्या टूट सकता है ये, और ये है नहीं। तो इसको करने के लिए, इस रिएक्शन को करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, यूरेनियम को समृद्ध करना पड़ेगा, ठीक है। तो अपन क्या कहेंगे, प्राकृतिक यूरेनियम की गुणवत्ता, प्राकृतिक यूरेनियम की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, प्राकृतिक यूरेनियम की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए यूरेनियम 235
का अनुपात, यूरेनियम 235 का अनुपात बढ़ाना होगा कि जो कम मिल रहा है उसको ज्यादा करना पड़ेगा। यूरेनियम 235 का अनुपात बढ़ाना होगा। इस प्रकार प्राप्त पदार्थ को क्या कहते हैं अपन? संवर्धित, क्या कहते हैं? संवर्धित यूरेनियम। भाई ऐसे तो मिलता नहीं है, तो इसको अपन को किसी दूसरी प्रोसेस से, इसको अपन क्या कहेंगे? मॉडरेट यूरेनियम। क्या कहेंगे दोस्तों? मॉडरेट यूरेनियम कहते हैं। तथा इसमें यूरेनियम 238 व यूरेनियम 235 का अनुपात 97, पहले 99 था, अब तो हो गया 97, और इसका कितना? 3% तक कर दिया जाता है। और अभी आपने देखा होगा कि अपने खंडेला सीकर की पहाड़ियों में यूरेनियम का क्या हो रहा है दोस्तों? खनन हो रहा है, ठीक है ना। तो राजस्थान में यूरेनियम अभी हाल ही में डिस्कवर किया गया है। जो अभी प्लांट बन ही रहा है वो कहाँ पर है? खंडेला की पहाड़ियों में ये मिल रहा है। तो इसको जैसे ही अपन ने क्या कर दिया? मॉडरेट कर दिया। तो पहले ये कितना था? 0.7%, अब कितना हो गया? 3% हो गया। तो पहले से क्या हो गया? ज़्यादा मिल गया। तो यूरेनियम 235 से अपन क्या कर सकते हैं? इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों इस हिसाब से अपन को क्या करना है? आज अपन ने बाइंडिंग एनर्जी कर्व, प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, उसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन, ठीक है। और अपन ने नाभिकीय विखंडन, उसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन, और नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया और प्राकृतिक यूरेनियम के बारे में अपन ने डिस्कस किया है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने 3rd ईयर की न्यूक्लियर फिजिक्स में भी है और अपने 12वीं के सिलेबस में भी है। तो आप एक बार यहाँ पढ़ लो और एक बार मैं वहाँ पढ़ा दूंगा, तो आपके क्लियर हो जाएगा टॉपिक, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स।